हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीपीसी के ऑर्डर 10 पर। बहुत समय से हमने सीपीसी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वीक में बुधवार के दिन एक वीडियो आपको सीपीसी पर मुझे देना है, ताकि आप लोगों को सीपीसी को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह से समझने में मदद मिले। तो आज हम सीपीसी के ऑर्डर इस 10 में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि सीपीसी का जो ऑर्डर 10 है उसमें कोर्ट जो पक्षकार होते हैं, जो हमारे दावे के पार्टीज होती हैं, उनका कोर्ट एग्जामिनेशन करता है। तो अब इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या बातें बताऊंगी, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर एंड रूल्स, इसमें सर्वप्रथम हम ये जो वीडियो है इसमें ये जो ऑर्डर 10 है और इसमें ये जो रूल्स दिए हुए हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी ऑर्डर में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल की बात की गई है। जो हमारा रूल नंबर 1 है उसमें राजीनामे के लिए कुछ कार्रवाई की बात इसमें समाहित की गई है, और ये 1999 का जो सीपीसी अमेंडमेंट था उसमें ये बात कही गई थी, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक तो हम इसमें केस लॉ देखेंगे, जो महत्वपूर्ण इसमें केस लॉ है ऑर्डर 10 पर, उसकी भी हम बात करेंगे। और स्टेटमेंट एज प्रैक्टिकल, और हम उनका वास्तविक परीक्षण देखेंगे कि जो पक्षकार हैं, जो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ हैं, उनका कोर्ट किस तरह परीक्षण करता है, उनका किस तरह एग्जामिनेशन करता है। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल वे यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जैसे हमारा कोर्ट है, ये डायस बना हुआ है। कोर्ट के दोनों तरफ ये जो दो बॉक्सेस होते हैं, एक विटनेस बॉक्स होता है और एक हमारा एक्यूज का बॉक्स होता है। इस बॉक्स में एक्यूज खड़ा होता है, इसमें विटनेस खड़ा होता है। तो इस तरह ये व्यवस्था होती है। यहाँ ये जैसे पक्षकार जो है, पार्टी और एडवोकेट्स का बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, या जो वे खड़े रहकर अपनी बहस वगैरह करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं। और ये हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए स्थान होता है। ये डायस बनी हुई है और यहाँ ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे बैठे हुए हैं। तो ये हमने कोर्ट बनाया है। इसका प्रैक्टिकल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको पिक्चराइज करके ये समझाने में मदद मिले। ये सिर्फ इसका जो पर्पज है मेरा बनाने का, केवल एजुकेशनल ही पर्पज है। ये हमने जैसे एक प्लेंटिफ बना दिया है, ठीक है। ये हमारा वादी है, प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ प्लेंट पेश करता है। क्या पेश करता है? प्लेंट पेश करता है। वादी वाद कोर्ट में दावा पेश करेगा, और इसके साथ कौन होगा? इसके एडवोकेट होंगे। तो ये हमारे वादी के वकील हैं। वादी के वकील और वादी ये दोनों हमारे एक तरफ खड़े हैं कोर्ट में, और दूसरी तरफ ये हमारा डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है। डिफेंडेंट क्या पेश करता है? रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करता है। ये आपको याद होना चाहिए, जवाब दावा यानी रिटन स्टेटमेंट पेश करता है। ये हमारे प्रतिवादी के वकील है, ठीक है। तो ये हमारा कोर्ट का एक प्रैक्टिकल सेटअप है। अब कोर्ट जो है ऑर्डर 10 के तहत क्या करता है, ठीक है। तो कोर्ट जो है ऑर्डर 10 के तहत पक्षकारों का परीक्षण करता है। अब ये जो परीक्षण है, ये जो एग्जामिनेशन है, ये क्यों जरूरी है ऑर्डर 10 में? ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोर्ट ट्रायल को शॉर्टकट करना चाहता है और कोर्ट मुकदमे को जल्दी निपटाना चाहता है। ये हमारे बेसिक दो इसके उद्देश्य हैं कि कोर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन पार्टीज का क्यों जरूरी है। अभी देखिए, पार्टीज का एग्जामिनेशन की बात ऑर्डर 10 में कही गई है। तो कोर्ट ट्रायल को शॉर्टकट क्यों करना चाहता है? क्योंकि मुकदमे का जल्दी निपटारा करना है। कोर्ट का एक ये भी उद्देश्य होता है। भले ही ठीक है, आप ये मुझे एक व्यंग्य कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि कोर्ट में तो मुकदमे सिविल के तो खास तौर से जल्दी निपटते ही नहीं है, लेकिन ये बात अब पूरी तरह सच नहीं है। अब 10 साल पुराने केसेस, 20 साल पुराने केसेस, 5 साल पुराने केसेस, इन पर कोर्ट्स खास ध्यान दे रही है। बाकायदा माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इसकी मॉनिटरिंग चलती है, और ये केसेस
अब उतना समय नहीं लगता जितना पहले लगा करता था, काफी स्पीड अप इस मामले में हुआ है। और दूसरा ये है कि एक कानून क्या है और उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कितना होता है, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कानून तो हमारे यहाँ इसमें पर्याप्त रूप से ये कहता है कि हमें पक्षकारों के मुकदमे जल्दी निपटाने चाहिए। अब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के, तो मुकदमों का जल्दी निपटारा किसी न किसी वजह से नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ अपीलेट की भी जो सिचुएशन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जा सकते हैं। तो पूरी प्रोसीजर में देखिए टाइम तो लगता है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य यही है ऑर्डर 10 का कि अगर पार्टीज का कोर्ट डायरेक्ट परीक्षण कर लेता है तो कोर्ट को मुकदमे की समझ हो जाती है। इसलिए मुकदमे की जो ही कोर्ट को समझ होती है, फिर कोर्ट जो है उस मुकदमे को जल्दी उसको डिसाइड कर सकता है। अब मुकदमा जल्दी कैसे निपटेगा, ये भी एक सवाल है। तो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, कोर्ट को सच्चाई पता चले और सच्चाई जल्दी पता चले। तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज से क्या होगा कि कोर्ट को सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ यही माना जाता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, वो एडवोकेट्स के पास जाती हैं और फिर किसी भी रूप में कह लीजिए 1 से 2 के पास जाएंगे तो उनका मैनिपुलेशन तो होगा, 1 से 2 बातें ज़्यादा उसमें लिखित रूप से लिखी जाएंगी। लेकिन जब कोर्ट के सामने पक्षकार खड़ा हो, कोर्ट के सामने कोई पार्टी खड़ी हो और कोर्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर जब सवाल पूछता है तो वो झूठ नहीं बोल पाता, या अगर झूठ बोलने की कोशिश भी करता है या बोलता भी है तो कोर्ट उसकी झूठ को पता कर लेता है, पकड़ लेता है। तो इसलिए पार्टी जब कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट को सच्चाई पता चल जाती है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो कि जब कोर्ट में पक्षकार आते हैं तो कोर्ट उनकी समझाइश करता रहता है। कई बार बहुत छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, बहुत छोटे मुकदमे में आपको निवेदन करूं कि कई बार तो पक्षकार नाली के विवाद को लेकर कोर्ट में आते हैं। छोटा सा एक नाली का विवाद उनके सामने होता है, जैसे या गली का विवाद होता है और एक पक्षकार ने गली पर थोड़ा सा अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया है या नाली पर कब्जा कर लिया है, या उनके बीच में मंदिर में जैसे कोई पूजा करने की बात को लेकर विवाद हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे जो मामले होते हैं ये बहुत जल्दी आपसी समझाइश से निपट जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ये बात करें कि ये एक पक्षकार का मकान है, ठीक है, और ये पक्षकार का मकान जो है इसने इतना, इस पर यहाँ ये गली थी और यहाँ ये प्रतिवादी का मकान है, ये प्लेंटिफ है एंड ये डिफेंडेंट है। अब क्या होता है कि मान लो इसने इतना इस गली पर इसको कब्जा करके इसको रोक दिया। अब ये डिफेंडेंट जो है ये इसने नहीं रोका, ये तो प्लेंटिफ है, ठीक है, प्लेंटिफ नहीं रोकेगा, ये प्लेंटिफ है और ये गली जा रही है, ठीक है, और डिफेंडेंट ने यहाँ ये अतिक्रमण कर लिया, क्योंकि प्लेंटिफ तो मुकदमा करने वाला हो गया ना, तो मुकदमा तो प्लेंटिफ कर रहा है। प्लेंटिफ क्या कह रहा है कि इस डिफेंडेंट ने यहाँ इस गली पर अतिक्रमण कर लिया। अब कितना छोटा सा विवाद है और इंजेक्शन के सूट, परमानेंट इंजेक्शन के सूट इसमें पक्षकार लेकर आते हैं। ये क्या कहता है कि भाई ये इसको बेदखल इसको यहाँ से करवाया जाए, इसका ये इंजेक्शन ये हटवाया जाए, या फिर इंजेक्शन इसको इंजेक्शन देकर इसको रोका जाए कि ये यहाँ पर अतिक्रमण नहीं करे, और अगर कर लिया है तो इसको बेकब्जा किया जाए, बेदखल किया जाए। अब कोर्ट को क्या करना है, छोटा सा मामला है कि डिफेंडेंट ये कहेगा कि नहीं इसने इंक्रोचमेंट कर लिया है यहाँ पर, और प्लेंटिफ ये कहेगा कि इसने यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर लिया है। इस तरह की ये बातों को घुमा कर लाएंगे। अब कोर्ट को करना क्या है, कोर्ट नाप मांगेगा, मेजरमेंट, कि भाई आप अपना नाप बताओ, आप अपना नाप बताओ और गली का नाप बताओ। अब ये अपने मकान का नाप बता देगा प्लेंटिफ, और ये डिफेंडेंट जो है अपना मकान का नाप बता देगा। तो
जब ये दोनों अपना नाप बता देंगे तो कोर्ट को आराम से पता चल जाएगा कि इसने गली पर अतिक्रमण किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ये व्यक्ति डिफेंडेंट तो इसको अपनी ही जगह बता के आएगा कि यहाँ पर कोई गली नहीं है, ये तो मेरे ही मकान का हिस्सा है। तो कोर्ट उससे ये पूछ लेगा कि भाई तुम अपने मकान का नाप बताओ, और फिर कोर्ट किसी को मौके पर कमिश्नर को भेजकर उसको मेजरमेंट करवा लेगा कि इसका मकान कितना बाहर निकला हुआ है। तो बहुत अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए सिविल मामले की, और पक्षकार जो मुकदमा लेकर आए हैं उसकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेन डिस्प्यूट का बिंदु क्या है, तो कोर्ट उस मुकदमे को हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में निपटा सकता है। कई तो मुकदमे बहुत चुटकी भर में यानी एक ही दिन में निपट जाते हैं, क्योंकि वकील और कोर्ट उनके एडवोकेट से बात कर लेता है, क्योंकि कोर्ट को बात पकड़ में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहां राजीनामा करने की गुंजाइश भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए ये जो लोक अदालत, कंसिलिएशन सेंटर, मीडिएशन सेंटर, ये सेक्शन 89 इसका, ये जो सारे फोरम हैं इसके अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के, ये यहाँ काम में आते हैं। और इन सभी को काम में लेने के लिए पार्टीज का कोर्ट के सामने अपीयर होना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑर्डर 10 जो है पार्टीज के एग्जामिनेशन की बात करता है कि कोर्ट अगर पार्टीज का एग्जामिनेशन कर ले तो उसको मुकदमा जल्दी समझ में आ जाएगा और सच्चाई पता चल जाएगी, और उससे या तो पक्षकारों में राजीनामा हो जाएगा या वो विड्रॉ कर लेंगे, या कोर्ट जल्दी मुकदमे का डिस्पोजल कर देगा। तो आई बात समझ में कि ऑर्डर 10 की जो महत्ता है वो सीपीसी में, और जो मुकदमे हैं उनमें उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। अब आती है बात, एक केस हम पढ़ते हैं, एशनमुगम वर्सेज आर्या क्षत्रिय राजकला संगम रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट। ये कोई संस्था है, इसके ये प्रेसिडेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि संस्था अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं होती है, मतलब ऐसा नेचुरल व्यक्ति नहीं होती है। अदरवाइज तो संस्थाएं जो है वो कानूनी व्यक्ति तो होती हैं, लेकिन वो नेचुरल व्यक्ति नहीं होती हैं, इसलिए वो अपने प्रेसिडेंट के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा करती हैं। AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 2010 का ये मुकदमा है। AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर है, 2012 की ऑल इंडिया रिपोर्टर में ये जो है छपा है, और 2010 इसका पेज नंबर है। ठीक है, तो एशनमुगम का ये केस है। इसमें क्या कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी इनेबल्स कोर्ट टू नैरो डाउन कंट्रोवर्सी। उस कंट्रोवर्सी को छोटा बना देती है, नैरो डाउन कर देती है। नैरो डाउन का मतलब छोटा करना। ओरल एग्जामिनेशन का मतलब मौखिक परीक्षण ऑफ ए पार्टी इनेबल्स कोर्ट टू नैरो डाउन कंट्रोवर्सी को छोटा बना देती है। और छोटा कैसे बनाती है, मैंने आपको कहा कि जब कोर्ट के सामने पार्टीज खड़ी होती हैं तो जज साहब की आंखों में आंखें डालकर जब वो देखते हैं तो उनकी झूठ बोलने की इतनी हिम्मत नहीं होती, जब तक कि वो बहुत ही झूठ बोलने का आदी नहीं हो, या फिर ऐसा व्यक्ति हो जो कोर्ट की हर एक बारीकी को जानते जानते झूठ बोलने का बहुत ही मास्टर बन गया हो। अदरवाइज तो जो व्यक्ति पहली बार कोर्ट में आता है तो वो उसकी आंखों में देखकर जज साहब को पता चल जाता है सच्चाई क्या है, क्योंकि जज साहब जो हैं वो न केवल एक जज साहब होते हैं बल्कि वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। रोजाना वो 500-700 आदमियों को डील करते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो समझने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इतना एक जज को उसका IQ लेवल ज्यादा उसको बढ़ाना पड़ता है, और इस लेवल का उसको लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझने का अभ्यास होना पड़ता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो कोई भी क्लाइंट या वकील आपको आराम से धोखा दे सकता है। तो आप इतने कोर्ट को इंटेलिजेंट होना पड़ता है। तो अब ये हम पढ़ते हैं, अब इसका रूल नंबर 1, ये हमने थोड़ा सा इसका प्रारंभिक जो है वो समझ लिया है, और अब हम इस रूल, ये ऑर्डर 10 के जो रूल हैं वो हम इसमें समझेंगे। तो पहला हमारा रूल है, देखिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आपको इंग्लिश इसमें क्यों जरूरी है, इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि अदरवाइज तो कोर्ट्स में ज़्यादातर इंग्लिश ही चलती है। आजकल माननीय गुजरात हाई कोर्ट का
आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। आप किस तरह इंग्लिश में जज साहब, ऑनरेबल जो जजेज होते हैं और लर्नेड जो एडवोकेट होते हैं वो बात करते हैं, किस तरह उनको इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है, इंग्लिश में सारे डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। तो आप लोगों को इंग्लिश तो आनी चाहिए। और ज़्यादातर जिस हिसाब से कमेंट आते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंग्लिश में बच्चे लॉ खूब पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी में जब मैं लिखती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते थे कि मैडम आप इंग्लिश में ही लिखिए, इससे हमें इसको समझने में आसानी होती है। तो आज हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ये मिक्स में ही मैं बता सकती हूँ, तो हिंदी में मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको मैं समझाती भी जा रही हूँ। तो दोनों ही तरह के मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें लाभ होगा। तो रूल नंबर 1 जो है वो असर्टेनमेंट के बारे में है कि रियल कंट्रोवर्सी जज साहब को समझ में आ जाए। Whether allegation in pleading are admitted or denied at the first hearing of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admits or denies such allegation of fact as are made in the plaint or written statement of the opposite party, and as are not expressly or by necessary implications admitted or denied by the party against whom they are made. The court shall record such admission and denial. अब ये रूल 1 जो है वो 2-3 बातें ये मैं आपको बता रही हूँ। इसके मेन जो बातें हैं उनके बारे में ये कह रहा है। एक तो कोर्ट शैल एसरटेन द फैक्ट्स, कोर्ट को तथ्यों की समझ करनी है, कोर्ट को सच्चाई तक जाना है, तो इसलिए उसको पूरी तरह से तथ्य जो है अपने दिमाग में बिठाने हैं, एसरटेन करने हैं कि वादी क्या कह रहा है, प्लेंटिफ क्या कहना चाहता है, उसका रियल मकसद क्या है और जो डिफेंडेंट है उसका रियल मकसद क्या है। तो फैक्ट्स को समझना कोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। देन फर्स्ट हियरिंग, ये जो रूल 1 है ये फर्स्ट हियरिंग की बात कर रहा है। फर्स्ट हियरिंग पर ही कोर्ट को ये करना है। फर्स्ट हियरिंग का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में पहली पेशी आई। फर्स्ट हियरिंग का मतलब है कि प्लेंटिफ कोर्ट में आया, इसके बाद समन जारी हुए, फिर डिफेंडेंट आया। जब दोनों पक्षकार कोर्ट के सामने आ जाते हैं उसके बाद जो फर्स्ट हियरिंग आती है उस पर ये कह रहा है। पार्टीज ऑफ द सूट यानी जो दावे के पक्षकार हैं उनको सुनेंगे। फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स जो केस के फैक्ट्स हैं उनकी बात कही गई है कि उनको कोर्ट को समझना है। एडमिट और डिनाइड, कि कोर्ट को ये देखना है कि कौन सा पक्षकार दूसरे के जो फैक्ट्स हैं उनको एडमिट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, मतलब स्वीकार कर रहा है या मना कर रहा है। अब यहाँ देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन और डिनाइल की बात नहीं कर रही हूँ। ये तो जो डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन और डिनाइल है वो अलग होता है। यहाँ केवल जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज हैं और उनके एडवोकेट्स हैं उन्हीं की बात यहाँ हो रही है, क्योंकि ये प्लीडर शब्द भी इसमें आया है। प्लीडर ऑफ द पार्टीज, कोर्ट प्लीडर ऑफ द पार्टीज को भी सुनेगा, लेकिन प्लीडर का अपना कोई सच नहीं होता है, वो पार्टीज के बिहाफ पर ही तथ्यों को एडमिट या डिनाई करता है। देन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट साफ लिखा हुआ है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की कहीं बात नहीं की गई है। तो इसलिए हमें ऑर्डर 10 का ये जो रूल 1 है इसमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोर्ट जो है पक्षकारों को सुनना चाह रही है, उनके एडवोकेट्स को उनके बिहाफ पर सुनना चाह रही है, और इसके बाद प्लीडिंग्स में जो बात कही गई है उनका ही एडमिशन डिनायल देखना चाह रही है। तो उन्हीं का यहाँ असर्टेनमेंट होता है, यानी वो निर्धारित करते हैं कि एलिगेशन जो हैं वो प्लीडिंग्स में, यानी जो दावा और जवाब दावा है उसमें लगाए गए हैं, वो पार्टीज अब एडमिट कर रही हैं या डिनाई कर रही हैं, या कोई वेग बात उन्होंने कि जो मौखिक चीज है उसमें तो कुछ और कह के आ रही हैं, लेकिन रिटर्न में कुछ उन्होंने प्लीडिंग में और कुछ लिखा है। तो ये कोर्ट को पता चल जाता है पार्टीज को सुन के। तो पहली हियरिंग में ही कोर्ट उनके प्लीडिंग्स जो है, उनके प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बारे में पूछती हैं कि ये आपने लिखा है इसमें, तो ये आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। दूसरा आता है रूल 2। अब रूल 2 में ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। अब यहाँ रूल 1 में इन्होंने एक तरह से उद्देश्य बताया है कि इसमें कोर्ट क्या करेगा, और जो भी करेगा वो फर्स्ट हियरिंग पर करेगा। अब इन तथ्यों को असर्टेनमेंट करने के लिए, इन तथ्यों को निर्धारित करने के लिए कोर्ट रूल 2 का सहारा लेता है कि रूल 2 में कोर्ट क्या करेगा, ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, पक्षकारों का मौखिक परीक्षण करेगा। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट,
The court shall, with a view to elucidating matters in controversy in the suit, examine orally such of the parties to the suit appearing in person or present in court as it deems fit. कोर्ट पक्षकारों का मौखिक परीक्षण करेगा, ओरल एग्जामिनेशन करेगा, और फिर जो कंट्रोवर्सी है, जो मैटर है कंट्रोवर्सी का, उसको छोटा करेगा, उसको समझेगा, इलूसिडेट कर देगा, उसको बहुत ही संक्षिप्त बना देगा। संक्षिप्त में उसकी बात समझ में उनको आ जाएगी, और फिर वो पार्टीज और उनके साथ कोई पार्टीज के साथ कोई और व्यक्ति भी है एडवोकेट के साथ, तो कोर्ट उसको भी इसमें सुन सकता है। न्यायालय की हिंदी में मैंने बताया है, न्यायालय वाद की प्रथम सुनवाई में पक्षकारों में से जो भी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो, वाद के विवादग्रस्त बातों के विवेचन के लिए मौखिक परीक्षा करेगा। वाद से संबंधित किसी तात्विक प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ ऐसे किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में स्वयं उपस्थित है या अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित है की परीक्षा करेगा। तो इसमें क्या रूल 2 में क्या क्या बातें हो गई? मौखिक परीक्षण करेगा, और न्यायालय उसे एक तो लिखेगा, रिकॉर्ड का भाग होगा। ये रूल वैसे 4 की बात मैंने बता दी है आपको एडवांस में ही, कि न्यायालय उसको लिखेगा भी और रिकॉर्ड का वो भाग भी होगा, और पक्षकार प्रश्न भी सुझा सकते हैं और उन्हें भी न्यायालय परीक्षा के दौरान पूछ सकेगा। यानी जो पार्टीज खड़ी हैं कोर्ट में, वो भी कोर्ट को कोई क्वेश्चन बता सकती हैं कि आप इनसे ये सवाल भी पूछिए, तो कोर्ट उसको भी पूछ लेगा। और किन किन की कोर्ट परीक्षा कर रहा है इसमें? एक तो कोर्ट पहले तो उनके प्लीडर से पूछ लेगा, फिर प्लीडर के साथ कोई और व्यक्ति आया है तो उसको पूछ लेगा। और व्यक्ति कौन? जो तात्विक प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो, यानी जिसको दावे के बारे में जानकारी हो। जैसे कई बार उनके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होते हैं, या जो दावे को संभालते हैं वो लोग भी होते हैं, तो उनसे भी कोर्ट सवाल कर सकता है। तो यहाँ 2-3 व्यक्ति हो गए। एक तो स्वयं, अगर पक्षकार कोर्ट में स्वयं उपस्थित हैं तो कोर्ट पार्टीज को ही पूछेगा, लेकिन कई बार पार्टीज पहले नहीं आती हैं तो उनके जो प्लीडर हैं उनसे भी कोर्ट सवाल कर सकता है। अब रूल 3 ये कहता है, द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय द चार्ज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। वो पीछे मैंने बता दिया था रूल 4 में लिखने की बात, लेकिन ये रूल 3 है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। परीक्षा का सार न्यायाधीश द्वारा लिखा जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा, यानी जो कुछ भी सवाल कोर्ट पूछेगा पार्टी से या उनके प्लीडर से, वो यहाँ लिख लिए जाएंगे। जनरली जो कोर्ट का एस्पेक्ट होता है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जनरली जो है कोर्ट के प्लीडर से मौखिक जानकारी तो वो ले सकता है कोर्ट, लेकिन लिखने का जो काम है वो प्लीडर का कभी भी परीक्षण नहीं होता है। परीक्षण तो जो है पार्टीज का ही होता है, और वो न्यायाधीश द्वारा वही लिखा जाता है। अब ये रूल 4 आता है। रूल 4 क्या कहता है? पक्षकार का प्रतिनिधि, पक्षकार का अधिवक्ता तात्विक प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, अनेबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन। ये वो बात आ गई। यहाँ पक्षकार का जो प्रतिनिधि है या पक्षकार के अधिवक्ता के परीक्षण की बात कही गई है कि उनका भी कोर्ट परीक्षण कर सकता है। मैंने ये आपको बताया कि पक्षकार का जो प्रतिनिधि है या पक्षकार का अधिवक्ता है, जनरली कोर्ट में इनका परीक्षण नहीं होता है, लेकिन प्रावधान है, कोर्ट इनसे भी सवाल कर सकता है। इसमें कोई ये इलीगलिटी वाली बात नहीं है। जैसे कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होते हैं तो उनके भी कोर्ट धारा 10 में उनका भी परीक्षण कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उनको जो मटेरियल क्वेश्चन होते हैं, तात्विक प्रश्न होते हैं, उनके बारे में कुछ समझ नहीं होती है, या वो उत्तर नहीं देना चाहते, इनकार करते हैं, या वो अनेबल हैं, असमर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट न्यायालय की राय है कि पक्षकारों को उत्तर देना चाहिए, और टू आंसर, यानी न्यायालय को ये लगता है कि इनको उत्तर देना चाहिए और उनको उत्तर पता नहीं है या उत्तर देना नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उनको ये बाउंड करेगा पार्टीज को कि अगली बार पार्टीज को ही कोर्ट में बुलाया जाए। Pleader of any party or any such person accompanying a pleader refuses or is unable to answer any material question relating to the suit, court is of opinion that the party ought answer। यानी वही बात है जो ये मैंने हिंदी में बताई है, ये इंग्लिश में बताई है कि पार्टी और या उनका कोई भी जो दूसरा पर्सन है जो पार्टी के साथ ये इस प्लीडर के साथ है, उनका परीक्षण करने का पावर ये और रूल 4 में दिया गया है। अब आता है व्हाट कोर्ट विल डू।
अब ऑर्डर 4.2 कहता है कि अब इसके बाद कोर्ट क्या करेगा। जब कोर्ट कब क्या करेगा, मतलब कोर्ट के सामने प्लीडर आया, किसी पक्षकार का वकील आया, पक्षकार के या दोनों पक्षकारों के वकील आए, और उनके जो लोग हैं जो केस को संभाल रहे हैं, जो वकील साहब को असिस्ट कर रहे हैं या उनके पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, वो कोर्ट में आए और कोर्ट ने रूल 4 में उनसे सवाल जवाब जैसे करने चाहे, लेकिन वो अनेबल है, उनको उत्तर पता नहीं है या उत्तर देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट रूल 4.2 के अनुसार केस को एडजॉर्न कर देगा और इसमें लगभग अधिकतम 7 दिन की तारीख दी जा सकती है। और ऑर्डर टू अपीयर द पार्टीज, पक्षकारों को उपस्थिति के आदेश देगा। और अब कोर्ट जो है वो पक्षकारों को के लिए कहेगा कि आपको कुछ पता नहीं है, आप संतोषजनक कोर्ट को जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जो है वो पक्षकार को उपस्थित करिए, आप पार्टीज को कोर्ट में लाइए। और पार्टीज भी अगर कोर्ट में नहीं आती हैं तो क्या कर सकता है कोर्ट डिसीजन सुना सकता है या फिर कुछ और भी कर सकता है, एज इट थिंक्स फिट, जो भी कोर्ट को उचित लगता है कोर्ट ऐसा कर सकता है। इफ सच पार्टी फेल्स विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, कोई उनके पास लॉफुल कारण नहीं है कोर्ट का उत्तर न देने का, कोर्ट ने जो सवाल पूछा है उसका वो उत्तर नहीं देते हैं उसका, और कोई लॉफुल कारण भी नहीं बताते हैं, कोई लीगल उनके पास आर्ग्यूमेंट भी नहीं है और अपीयर भी नहीं होते हैं बिना लीगल एक्सक्यूज के, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है जिस दिन सो अपॉइंटेड द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ जजमेंट कोर्ट सुना सकता है और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट, उस सूट में ऐसा कोई निर्णय भी कर सकते हैं जो कोर्ट की राय में उचित हो। अब ये तो बात हो गई पार्टीज के परीक्षण की कि कोर्ट पार्टीज का परीक्षण कर लेगा। अब कोर्ट का पार्टीज के परीक्षण में क्या क्या सवाल पूछेगा, कैसे क्या क्या बातें करेगा, ये तो मैं अभी बात करूंगी। अभी हम रूल 1A 1B 1C की बात कर लेते हैं। अभी देखिए आपको मैंने एक रूल 1 समझा दिया है, रूल मैंने 2 समझा दिया है, रूल 3 समझा दिया है और रूल 4 समझा दिया है। इस ऑर्डर 4 में, ये ऑर्डर 10 में, ऑर्डर 10 में ये 4 ही रूल हैं, इन सभी को हमने समझ लिया है। अब ये जो रूल नंबर 1 है इसमें ये 3 रूल्स और जोड़े गए हैं जिनमें ये अमेंडमेंट हुआ है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है CPC अमेंडमेंट 1999 के द्वारा। और WEF वाइड इफेक्ट फ्रॉम, ये देखिए आप अपनी किताबों में WEF लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है वाइड इफेक्ट फ्रॉम, यानी 1/7/2002 को ये लागू हुआ है। जब भी ये लिखा हुआ आए इसके सामने जो भी डेट है उसका मतलब है कि अमेंडमेंट तो 99 में हो गया है लेकिन ये लागू 2002 से हुआ है। इसका मतलब ये है क्योंकि लागू होने की दिनांक से ही कोर्ट में उस रूल को माना जाता है, ठीक है, उससे पहले उस रूल में कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये किसी भी कानून के लिए है, चाहे क्रिमिनल कानून है चाहे सिविल कानून है, वो उसी जिस दिनांक से ये लागू होगा उसी दिनांक से वो कोर्ट में काम में आएगा, ठीक है। तो ये रूल 1A 1B 1C इसमें अमेंडमेंट हुए और ये 1/7/2002 से लागू हुए हैं। इसमें राजीनामे की बात बताई गई है कि पार्टी या उनके प्लीडर जब भी एडवोकेट्स कोर्ट में शामिल होते हैं तो कोर्ट उनसे बात करेगा, सारे तथ्यों को समझेगा और कोर्ट इसमें राजीनामे की संभावना तलाश करके और इसमें सेक्शन 89 की कार्रवाई करेगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग द एडमिशन एंड डिनायल, कोर्ट उनके जो पार्टीज हैं उनका एडमिशन डिनायल रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब उनका परीक्षण करके कोर्ट जो प्लीडिंग्स हैं उन पर उसको एडमिशन और डिनायल करवा लेता है। द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पार्टीज टू द सूट टू ऑप्ट इन ईदर मोड ऑफ द सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट, और कोर्ट उनको ये कहेगा कि आप किसी भी मोड से, पहले हमने बहुत सारे, ये जब हमारा पहला या दूसरी स्लाइड थी तो हमने बहुत सारे मोड इसमें पढ़े, कॉन्सिलिएशन का मोड हो सकता है, मीडिएशन का हो सकता है, लोक अदालत का हो सकता है, ये 3-4 मोड जो हमने देखे। तो पार्टीज को कोर्ट कहेगा कि आप किसी भी, भले तो आपका हम या तो कोई मीडिएटर अपॉइंट कर देते हैं या आप लोक अदालत में चले जाइए, लेकिन इसमें राजीनामे की संभावना है कि आप राजीनामा करना चाहते हैं तो हम आपका राजीनामा करवा देते हैं। आप चाहे तो इस कोर्ट के सामने कर लें, आप कहें तो केस को रेफर कर देते हैं। तो 3 प्रोसीजर इसकी होती हैं। एक तो रेफर, सेक्शन 89 इसमें राजीनामे के लिए खास है, ये इससे क्वेश्चन भी आते हैं और इसका बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो ये सेक्शन 89 जो है इम्पोर्टेंट होने से आप इसको याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए।
और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन 89 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी इस पर सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो तीनों कार्रवाइयाँ हैं इस पर भी कोर्ट में, इसमें भी आपके इंटरव्यू वगैरह में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें रेफर की कार्रवाई होती है। रेफर की कार्रवाई कहाँ से होती है? फ्रॉम कोर्ट, यानी कोर्ट रेफर की कार्रवाई करता है। इसके बाद मुकदमा कोर्ट से रेफर होकर, यानी कोर्ट से दूसरी जगह चला जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार एक कोई पेशेंट होता है तो वो डॉक्टर के यहाँ जाता है और डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आती है, या डॉक्टर उसमें ये उचित समझता है कि इसको बड़े हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो उसको रेफर कर देता है कि आप ना वहाँ चले जाइए। तो ऐसे ही ये जो कोर्ट है, इसके सामने अगर राजीनामा नहीं होता है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि इनको उन दूसरे फोरम के सामने जाना चाहिए, तो कोर्ट उस केस को रेफर करके दूसरी जगह भेज देगा। अब पक्षकारों से उनका इच्छा पूछेगा कि आप लोक अदालत में जाना चाहते हो, या कंसिलिएशन सेंटर में जाना चाहते हो, या मीडिएशन सेंटर में जाना चाहते हो। ये राजीनामे के अलग अलग फोरम हैं, इनमें अलग अलग तरीके से राजीनामे करने की प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर ही अलग है, बाकी तो कुछ भी अलग नहीं है, मेन चीज तो राजीनामे की है। तो रेफर हो जाता है उस कोर्ट से मामला। इसमें सेक्शन 89 की भी भूमिका होती है, इसको हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रेजेंस बिफोर अथॉरिटी, दूसरा जो बी नंबर है, ये जो बी नंबर है ये कहता है प्रेजेंस बिफोर अथॉरिटी, यानी यहाँ से ये रेफर हो गया और आके ये इस अथॉरिटी में ये मुकदमा आ गया। अब इसकी प्रोसीडिंग यहाँ चलेगी, और ये जो फोरम है ये कोई सी भी फोरम हो सकती है, कंसिलिएशन, लोक अदालत या मीडिएशन, कोई सी भी हो सकती है, पार्टी जिसके सामने अपीयर हो गई, तो यहाँ पर इसकी ये कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई अगर फेल हो जाती है तो ये तीसरा जो हमारा रूल है 1C का, ये पिक्चर में आता है, अगेन इन कोर्ट। तो फिर ये जो मामला है ये वापस, ये जो ये अथॉरिटी है ये वापस इसको कोर्ट में भेज देती है। यानी ये कोर्ट है, कोर्ट से रेफर हुआ, रेफर होके यहाँ आ गया, और फिर यहाँ से ये वापस जो है कोर्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ राजीनामा फेल हो गया। ठीक है, तो ये इसका इसमें प्रोसीजर राजीनामे का रहता है, रेफर, प्रेजेंस एंड अगेन इन कोर्ट। अब इसमें एक रूलिंग है, इसमें हम ये जो सेक्शन हमारा, ये ऑर्डर जो हमारा 10 है, इसकी इस रूलिंग में हमने थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसका स्कोप क्या रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन से मैंने केस लिया है, कपिल कॉर्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज हरबंस लाल। ये हरबंस लाल की डेथ हो गई थी, तो ये जरिए अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये केस आया है। हरबंस लाल सिंस डिसीज्ड थ्रू LR, यानी हरबंस लाल ने पहले ओरिजिनली ये मुकदमा पेश किया था, इसके बाद ये डिसीज्ड हो गया, यानी इसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद ये थ्रू LR आया है, थ्रू अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अपने विधिक प्रतिनिधियों के जरिए इसने मुकदमे को चालू रखा है। तो ये कपिल कॉर्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ये कोई कंपनी थी। ओरिजिनली ये मुकदमा हरबंस लाल ने किया था, अब देखिए ये मुकदमा यहाँ अपीलांट है, तो ये कंपनी, इसका मतलब पहले डिफेंडेंट थी लेकिन अब अपीलांट की भूमिका में है। और कब का केस है? 2010 का केस है, इसका तीसरा ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये तीसरा इसका वॉल्यूम है। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल है 924 और 210(3) SSC, सिविल में भी ये छपा है। ठीक है, तो ये इसकी ये दोनों ही साइटेशन है, क्रिमिनल वाली साइटेशन है उसमें भी ये मिल जाएगा, और सिविल की जो साइटेशन है उसमें भी ये मिल जाएगा। मूलतः इसकी साइटेशन ये है 2010, अगर नंबर 8 और SSC 452, यानी इसके वॉल्यूम के ही में फर्क है। तो ये SSC 2010 की, लेकिन यहाँ 8 नंबर इसका वॉल्यूम बता रहा है। पूरे साल में ये कई वॉल्यूम में छपती है ना, तो यहाँ ये 8वें वॉल्यूम में है, यहाँ ये तीसरे वॉल्यूम में ये आ गई है, यहाँ भी तीसरा वॉल्यूम है। ठीक है, क्योंकि जब इसको कंबाइंड कर दिया होगा तो इसका ये वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब इस मुकदमे में क्या तय हुआ? इस मुकदमे में 3 बातें ये तय हुई हैं। ये आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, इस तरह ये देखिए जूम करके देख सकते हैं। ऑर्डर, इसको एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ, है ना, एग्जामिनेशन ऑफ ए पार्टी विसे डॉक्यूमेंट, एडमिशन एज टू ऑर्डर 10 रूल 2 और ऑर्डर 10 रूल 1 और ऑर्डर 18 रूल 17 एंड सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट। तो ये CPC के ऑर्डर हैं, और इसमें ये जो एविडेंस एक्ट है ये 165, इस पर भी ये इसमें बात हुई है। तो
आइडेंटिफाई, इसमें 3 पॉइंट्स पर बात कर रही हूँ मैं। आइडेंटिफाई द डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज एंड नोट, तो आइडेंटिफाई करेंगे डिस्प्यूट को, देन नोट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज, इसमें पार्टीज के राइट डिसाइड नहीं करेगा कोर्ट, और कोर्ट कैन नॉट डू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स पर कोर्ट को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेगा। हमने शुरू में ही पढ़ा कि इसमें प्लीडिंग्स पर बात कोर्ट करता है और डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी बात नहीं करता है। तो ये इसका स्कोप है कि एक तो इसमें कोर्ट केवल इश्यूज का जो उनका डिस्प्यूट है उसी को केवल ये आइडेंटिफाई करता है। अब आता है हम ये जो हमारा लास्ट भाग है इसका, कि हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि वादी और प्रतिवादी का जब कोर्ट परीक्षण करता है तो क्या सवाल इसमें पूछ सकेगा। तो मुकदमा बेदखली एवं किराया अदायगी का है। मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद इसमें है, मुकदमा कोर्ट में है। मकान मालिक ने कहा कि प्लॉट नंबर 1 गणेश नगर में मेरे हक और हिस्से का है, इसमें मैंने बी को किराएदार रुपए 5000 में रखा था, पिछले 5 वर्ष से का पीछे मुझे न तो किराया अदा कर रहा है न मेरा मकान खाली कर रहा है, ये उसने मुकदमा पेश किया। अब इसका ये ऑर्डर 10 में इनका वो हुआ परीक्षण, तो इन्होंने कहा कि मैंने गणेश नगर में परिसर में 5000 रुपये में मकान ये मैंने दे रखा है और मेरा परिसर में कब्जा करके ये बैठा है। अब प्रतिवादी ये कह रहा है कि इसमें ये 2013 से मैं किराएदार हूँ, मेरा किराया जो है 5000 नहीं है, 3000 ही ये मेरा किराया है और कोरोना के कारण मैं बेरोजगार हूँ, इसको मैं खाली नहीं कर सकता। तो देखिए 2 डिस्प्यूट कोर्ट के सामने इसमें आए हैं। एक तो 5 मुकदमे में ये 5000 किराया बता रहा है, ये 3000 बता रहा है, तो एक तो किराए का डिस्प्यूट है और दूसरा डिस्प्यूट इसमें बोनाफाइड नीड का है। तो ये देखिए विवाद नंबर 1 किराया कितना 5000 और 3000 का, विवाद नंबर 2 परिसर की बोनाफाइड नीड का, और नेगेटिव पॉइंट क्या है, परिसर के मालिकाना हक के बारे में पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है। तो परिसर के मालिकाना हक के बारे में इस बारे में कोई विवाद नहीं है, केवल ये 2 ही इसमें डिस्प्यूट हैं। तो ये इसके मेन डिस्प्यूट हैं और मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिकल पूरे एस्पेक्ट से आपको ये ऑर्डर 10 आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स ए लॉट। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।